नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय दुल्हादेव। आप सभी मेरे सामाजिक बंधुओं को आशीष चौहान का फिर से नमस्कार। आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न ये था कि लोकसभा चुनाव था और विधानसभा के चुनाव थे। आचार प्रचार में इतने सारे मुद्दे आ रहे थे कि कहीं मुद्दे से भटकाव ना हो जाए और मेरा वीडियो का कोई गलत मैसेज ना चला जाए और इसका कोई राजनीतिक प्रयोग ना हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया हर प्रकार का जो सूचना संदेश या किसी भी प्रकार का जो एजुकेशनल वीडियो है जो हमारे समाज से रिलेटेड है, उसका राजनीतिकरण ना होते हुए उसका समाजीकरण हो। अब आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमारे समाज को एक करने के प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं और एससी से एसटी कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। बहुत उच्च स्तर पर काम कर चुके हैं, जिसको लगभग मेरे ख्याल से 90% लोग जान रहे होंगे। बट उनका संघर्ष कहाँ से शुरुआत हुआ है और कहाँ तक वो लेके आ गए हैं, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, भारत की आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, शिक्षित हुए थे, शिक्षक बने थे, प्लस हमारे समाज को संगठित करने के लिए सर्वप्रथम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सर्वप्रथम बीज डाला था उन्होंने ही समिति के निर्माण के लिए एक कदम रखा था। और ये मैं बता दूँ, यह संगठन उस समय का है या उनका संघर्ष उस समय का है जब लोगों के पास ना ही पेन, पेपर, न्यूज़पेपर, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होता था। टेलीफोन तो बहुत दूर की बात है। टेलीफोन, व्हाट्सएप, और अभी हाँ, हम ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप में एक छोटा सा मैसेज प्रेषित करके अपना नीचे में फ़ोटो और नाम लिख के यह सोचते हैं कि हमने समाज को बहुत बड़ा संदेश दे दिया, हमने लोगों को संगठित कर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। आप ये समझिए कि आपका जो पुराना वृक्ष है, जो वृहद रूप ले चुका है, वो अभी काम का नहीं है, क्योंकि फल नहीं दे रहा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत बात है। उनके संघर्षों को जानिए कि उस समय उन्होंने कैसे पूरे छत्तीसगढ़ को एक करने का प्रयास किया होगा, आपके समाज को ना देने का प्रयास किया होगा, संघर्ष देने। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं नाम लूँगा रोहित गुरु जी का, जो कि डबरा क्षेत्र में अभी निवास कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की और बहुत सारे ऐसा वार्तालाप हुआ जो लोग आपको जानना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, मेरे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। और आने वाले समय में उनके द्वारा किए गए बात और उनके संघर्ष को एक किताबी स्वरूप के रूप आपके सामने रख पाऊँगा, ऐसा मेरा विचार है। और केवल एकमात्र वही व्यक्ति नहीं, उनके साथ में सहयोग में कई सारे व्यक्ति थे, परंतु जहाँ से शुरुआत होती है वो आपके समाज का अलंकरण होता है, वो एक आपका आभूषण होता है जो आपकी समाज की सुंदरता को बढ़ाता है, जो बीज रखता है, क्रांति की शुरुआत करता है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम उनके संघर्षों को जानने का प्रयास करते हैं। जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया तो मैं ये सोच में पड़ गया था कि मतलब जो आज़ादी के बाद मतलब शिक्षित होके जिनके पास सरकारी नौकरी है, वो कैसे समाज के बारे में सोच सकता है, जिसका पेट भरा हुआ है ना। वो अपने सुख शांति के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन उनके मन में कैसे एक समाज को एकत्र करने का काम कैसे ये मतलब विचार कैसे है उनके मन में आया, यही बात की शुरुआत से होके हमने बात की और काफ़ी अच्छी चर्चा रहा। और जो मेरे पास है आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग एससी से एसटी कन्वर्ट करने पे क्या क्या लोकसभा राज्यसभा में बात हुआ है, क्या क्या एविडेंस है उनके पास, और उन्होंने वर्तमान समय में क्या कार्य रखा है जिससे लोगों को उनसे संपर्क करना चाहिए, उनको अग्रेषित करके जो काम उनका रुका हुआ है, लगभग 90% काम हो चुका है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, 90% काम उन्होंने कर दिया गया है। आप अलग से काम करने, ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही काम को दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उतना समय बर्बाद ना करते हुए मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिकरण किए बिना उनके संघर्षों को जानिए, उनके किए हुए कार्य को और प्रबल बनाइए, ताकि यहाँ पे किसी भी विचारधारा से बिना प्रभावित हुए आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सके। तो मैं एक छोटा सा परिचय दूंगा और जानिए कि जिस समय कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता था, कोई यातायात के साधन नहीं होते थे, तो उस व्यक्ति ने कैसे कैसे अपना कार्य किया। तो मैं उनका छोटा सा जीवन परिचय बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे ताकि उनके संघर्ष को समझ सके। तो इनका जन्म हुआ था
28 फरवरी 1939 में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब उस समय हमारा बरार नागपुर जो क्षेत्र था वो आपका राजधानी के अनुसार काम करता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शक्ति छुराभाटा क्षेत्र में आता था। इनकी माता का नाम अमृतबाई था, इनका गोत्र था बघेल गोत्र से थी इनकी माता, और इनके पिता थे महेश राम, जिनका गोत्र था गर्दिया गर्दिया गोत्र था। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। इनका जीवन बहुत ही सामान्य था, बहुत ही संघर्षपूर्ण था। और इनके पिताजी लगभग 6 भाई थे, जिसमें से जो सेकंड नंबर के जो भाई थे इन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया इनके शिक्षा के क्षेत्र में। तो अब सामाजिक परिस्थिति उस समय ऐसे थी कि किसी के पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए भी साधन मतलब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, खाने के लिए नहीं था। लोग कृषि कार्य करते थे, गाजे बजाने का काम करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद छुआछूत जो था एकदम चरम स्थिति पे था, चरम स्थिति पे था, क्योंकि हमारे समाज के लोग शिक्षित तो थे ही नहीं, कोई आवक का साधन ही नहीं था। एक ही गाजा बजाने का जो काम हमारा जो था, जिससे लोग अभी दूर भागते हैं, मतलब अपना परिचय देने में भी शर्माते हैं, उस समय उसको लेते हुए अपने जीवन में उस पहचान को रखते हुए संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो पत्नी थी फुल कुंवर थी, जो कि पुजेरी पाली की थी, इनका कुमार गोत्र था। मैं बार बार इनके परिचय में गोत्र का वर्णन कर रहा हूँ, आप इससे प्रभावित ना हो, ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। अब इनका जो बचपन था उसमें इनके मामा का सबसे बड़ा योगदान था। मैं थोड़ा बचपन के बारे में बताना चाहूँगा। इनके जो मामा थे और इनके साथ में 2 लोग और थे जिससे ये प्रभावित हुए थे। इनके मामा जो थे इतवारी दास, ये सामाजिक बैठक किया करते थे। जो वर्तमान समय में सामाजिक टूट फूट होता है, रोटी बेटी के संबंध में कहीं पे ऊंच नीच हो जाए या कहासुनी हो जाए, तो उस समय उनका काम, इतवारी दास जो थे इनके साथ में उठना बैठना होता था। ये सामाजिक बैठक में भाग लेना पसंद करते थे। इनके साथ में एक गिरी चौहान थे और लाला राम करते थे, जो कि उस समय समाज को अपने लोकल स्तर पे, मतलब जो स्थानीय स्तर पे कार्य करते थे। वो देखते थे, जाते थे तो उससे प्रभावित होते थे। अब हमारा जो सामाजिक जो स्वरूप था उस समय, लोग छुआछूत से तो ग्रसित थे। कारण उसका क्या था, लोग भीख मांगते थे, गोबर हेरने का काम करते, गाजा बजाने का काम करते। उस गाना बजाने के अवज में क्या खाना, थोड़ा सा खाना मांग लेते थे, दारू पी लेते थे। मतलब उनकी कोई दिनचर्या निर्धारित नहीं थी और उनका कोई चरित्र का निर्माण नहीं था। हमारे समाज का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था कि हमारा कोई एक चरित्र नहीं था, अलग अलग चरित्र था, जिसके कारण अगर कोई शिक्षित है या संपन्न है तो उसको समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता था। बस इसी चाह में यह विचार उत्पन्न हुआ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जब उनका बचपन था तो डबरा में इन्होंने प्राइमरी किया। प्राइमरी पढ़ते पढ़ते ही इनके भाइयों का, मतलब रोहित गुरुजी के जो भाई थे, उनका भी स्वर्गवास वो अपने सामने देखे। वो उनको शिक्षित होते हुए नहीं देख पाए। उसके बाद मिडिल क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं जो हुआ, उनके बाद सरकार की तरफ से इनको TTC टीचर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया 2 वर्ष के लिए। 17 वर्ष की आयु थी तब इनको भेजा गया। 2 वर्ष के टीचर ट्रेनिंग के बाद इनको क्या कहाँ अपॉइंट किए गए, टीचर, सरकारी स्कूल में टीचर अपॉइंट किए गए। अच्छा, मैं इनकी नियुक्ति का तारीख बता दे रहा हूँ। इनकी नियुक्ति का तारीख था 15/6/57 में शिक्षक नियुक्त हुए। 15/6/57 में नियुक्त हुए और वह सपूरा शक्ति में जाते थे अपना सैलरी लेने। अब इनका सामाजिक जो एकता का जो स्वरूप जो सामने आने की कहानी इस प्रकार है कि वो क्या हुआ कि वो एक मेला देखने गए हुए थे। इनके द्वारा एक मेले के दर्शन के लिए गए हुए थे। वहाँ पे एक मनोहर नाम का किसान था जो कि सतनामी समाज से रिलेटेड था। सामाजिक संगठन के लिए कविता का निर्माण करता था, या फिर आप बोल सकते हैं कि सामाजिक जागरण के लिए गीत लिखता था। तो इस मेले में जब रोहित गुरुजी उनके सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने सीधा एक कटाक्ष कर दिया कि आपका जो समाज है वो तो बिखरा हुआ है, आप में वर्ण संकर है, तो आप लोग कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज को देखिए कितना उन्नति कर रहा है। तो जिसके कारण उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मुझे या मेरे द्वारा ही यह कार्य होना है, तभी यह विचार आ रहा है। बार बार उनके मन में विचार आ रहा था कि मैं कैसे एक करूं, कैसे एक करूं, हमारे समाज जो बिखरा हुआ है। दूसरे ही दिन वे कहाँ गए, भरत राम के पास गए, जो डबरा में पोस्ट मास्टर के पद पे कार्यरत थे, और कोटवार घुरवा राम के पास गए कि हमें अपने समाज को संगठित करने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी में हम इस प्रकार से ना जाने जाएं। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, ताकि
जो आने वाली पीढ़ियाँ में जो संतान है आपसे ये प्रश्न ना कर सके कि हमारे समाज को सुधारने के लिए आपने कार्य क्यों नहीं किया। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप एसी कूलर पंखे में बैठे हुए हैं और आप वेल सेटल्ड हैं, तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने समाज को शिक्षित करना, आपके इतिहास से अवगत कराना और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो संवैधानिक जो अधिकार और कर्तव्य है उनसे अवगत कराना। तो इसी प्रयास में रोहित गुरु जी ने इनके साथ मीटिंग की और चर्चा करके इन्होंने तीनों ने संकल्प लिया और पैदल, उस समय कोई साधन नहीं था जी। अभी आप मोबाइल में बैठ के वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था, यातायात के कोई अच्छे साधन नहीं थे, ना ही उनके पास कोई मीडिया था कि हम प्रचार होकर जाके ज्ञापन दे दें किसी नेता को, कोई विधायक को। ये तो बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। तो उनके लिए जो ये किया गया कार्य था एकदम असाधारण है। आने वाले समय में उनको बहुत ही पूजनीय रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो किया गया कार्य है बिना साधन के किया गया है। वो पैदल ही निकल जाते थे, लोगों से गांव-गांव में मिल के भेंट करना, उनसे चर्चा परिचर्चा करना, उनके जीवन में होने वाली समस्याओं के बारे में बात करना, 8 गाँव को मिलाकर 8 गाँवों का निर्माण करना, केवल स्थान मांग कर चावल और चावल दाल अन्न जो भी वहाँ पे जो उनको मिल जाए वो उसका रख कर अपने खाने का मतलब खाने भूख मिटाने के लिए, ताकि इंसान को तो भूख लगती है कहीं भी जाए, तो कम से कम खाना तो नसीब हो। और ब्लॉक स्तर पे इन्होंने निर्माण किया। पहले तो 8 गाँव संगठन निर्माण किया, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे बैठक स्टार्ट किया। अब ब्लॉक स्तर पर जब निर्माण किया, उन्होंने देखा कि 8 गाँव का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो विचार है वो सफल हो रहा है, लेकिन इसका विस्तारीकरण और होना चाहिए। अब ये कौन से सन की बात हो रही है? सन 1972-73 की बात हो रही है। 1972-73 उस समय ना कोई टीवी, रेडियो में भी रेडियो हो सकता है किसी के पास, उस समय साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही अमीर आदमी के पास साइकिल होता था उस समय। तो उस समय बिना साधन के इन्होंने जो संघर्ष किया, बहुत ही मतलब इनको मतलब सल्यूट है कि इस प्रकार का इन्होंने एक आर्मी स्तर पर या बोलना चाहिए फौजी स्तर पर मतलब इन्होंने संघर्ष किया। तो इन्होंने क्या, उसके बाद जब ब्लॉक स्तर पे गए तो इनका ब्लॉक स्तर पर विस्तार करने के लिए कोरबा की तरफ पलायन हुआ, जिस समय इनका मुलाकात हुआ भुरवा राम चौहान या बी आर चौहान, जिनको आप जानते हैं, कोरबा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इनका भी पत्राचार शासन के साथ हुआ है, ये भी बहुत अच्छा हुआ है। फिर इन्होंने मिल के सन 1982 में 12 जनवरी को अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति का निर्माण किया, 10/868 का निर्माण किया। अभी तक आपने जो कहानी सुनी है ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी वर्तमान 2023 की ही बात है, 23 जनवरी 24 की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब वो नहीं 23 की ही बात है। राज्यपाल हमारी अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की थी, तो जब ये मिलने गए हुए थे, उन्होंने जब अपने रोहित गुरु जी ने जब परिचय बताया तो स्वयं राज्यपाल भी खड़ी हो गई कि आदिवासियों के लिए कोई व्यक्ति सन 1972-73 से लगा हुआ है एक ही मुद्दे पे। आप हो सकता है कि आपका जो राजनीतिक विचार है या सामाजिक विचार है किसी समय एक्टिव होता होगा, जब चुनाव आता है, नगर निगम चुनाव, वो चुनाव या विधानसभा या लोकसभा चुनाव, तब ये विचार जो है आपका लगता है कि एससी से एसटी होना चाहिए, बहुत सारी बातें होंगी, ये ऐसा है, ये गोत्र में ऐसा हो रहा है। हमारे समाज में भी बहुत सारे वर्ण संकर हैं कि ये गोत्र का है, वो गोत्र का है, लेकिन इन्होंने कभी गोत्र वाइज कभी भी कोई विचारधारा नहीं रखी। उन्होंने एक ही विषय को पकड़ के रखा हुआ है। यह बहुत ही सराहनीय है कि हमारा पूरा समाज एससी से एसटी में आ जाए कैसे भी करके। और एससी से एसटी में आने से एजुकेशनली आपको फ़ायदा होगा। पहले आपको शिक्षा के रूप में आपको अधिकार मिलेगा, आप शिक्षा से आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो सामाजिक रूप से संपन्न होंगे, सामाजिक रूप से संपन्न होंगे तब जाके आपको राजनीति में एक स्तर प्राप्त होगा, आपको राजनीतिक रूप से एक शक्ति मिलेगी, प्रबल मिलेगी, तब आप अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। अपने अगर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें 3 न्याय हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है। तो जिसके पास अर्थ होता है उसी के पास समाज होता है, और जिसके पास समाज होता है उसी के पास राजनीति होती है। तो इसको समझिए, ये स्टेप्स में बटा हुआ है। तो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। रोहित गुरु जी जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीयपूर्ण है। उनका जो कार्य है एक ही दिशा में जा रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं, उनके पास कोई दूसरा विषय है ही नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सबसे विनती है, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, उनके संघर्ष को बताइए। वर्तमान समय में उन्होंने उनके द्वारा जो कार्य किया है, लोकसभा और राज्यसभा से जो प्रश्न चिन्ह तार्किक प्रश्न है उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा गढ़वा को गाड़ा का पर्यवेक्षी माना है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गढ़वा का पर्यवेक्षी माना है। केंद्र सरकार का लिखित रूप से प्राप्त हो गया है। अब
जो भी प्रस्ताव है विधानसभा के द्वारा यहाँ से प्रेषित करना है। जैसे ही सहमति प्राप्त होती है, गाड़ा और गढ़वा एक हो जाएंगे, जिससे आपको एसटी का फ़ायदा मिलने लगेगा। पहले आर्थिक रूप शिक्षा के रूप में, फिर आर्थिक रूप में, फिर सामाजिक रूप में, फिर राजनीतिक रूप में। तो ये 4 चरण हैं। इन 4 चरणों के द्वारा ही आपको एक शक्ति, एक बल प्राप्त होगा। आपका समाज एक नए स्तर पे आ जाएगा और इसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को मिलेगा। किसी को एक को व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं मिलेगा। तो अंत समय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अच्छा, जो समिति का निर्माण हुआ, मैं उसके सदस्यों को नाम बता देता हूँ। अध्यक्ष में रोहित गुरुजी थे, उपाध्यक्ष में BR चौहान थे, सचिव में गंगाराम चौहान थे, कोषाध्यक्ष में रामनाथ और बंसी और कुछ और साथी थे जिनका नाम मैं नहीं पूछ पाया, जो उन्होंने बताया। अब इसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा। जब समिति के सदस्यों का नाम मैंने बता दिया, जैसे ही समिति बनी, समिति बनने से क्या क्या हमको क्या परिणाम मिला, एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो गई। सामाजिक क्रांति की शुरुआत क्या हुई, मतलब लोग जगह जगह जाके बताने लग गए कि आपको बाजा गाजा बजाने का काम नहीं करना है, इसके इतर आपको कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। आप अपने परिचय को बदलिए और जो भी गाजा बाजा बजाने का काम करेगा उससे रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे। खैर, वह उस समय सबसे पहली प्राथमिकता थी कि समाज में आपको एक सम्मान के रूप से देखा जाए, ताकि आप कोई भी दूसरा रोजगार कर सकें, आपके बेटा बेटी या फिर जो भी आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको सम्मान की नज़रों से देखा जाए। इनका मेन उद्देश्य यही था कि सामाजिक जो छुआछूत भेदभाव है, सबसे पहले उसको निपटाया जाए। वो अगर निपट गया तो अब समाज में जाके कोई भी कार्य कर सकेंगे। और ऐसा हुआ भी, लोग शिक्षित भी हुए और सम्मानित भी हुए और आज हमारा समाज काफ़ी शिक्षित है, आगे है। लेकिन किंतु परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, उनके भविष्य का कोई निश्चित परिणाम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें रोहित गुरुजी बहुत, उनका जो काम है वो मतलब सराहनीय है। अब मैं अंत में ये बोलना चाहूँगा कि जो बहुत सारी समितियाँ बनी हैं, बहुत सारे संगठन बन गए हैं और अनगिनत संगठन समितियाँ बनी हुई हैं, सबका उद्देश्य क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर रोहित गुरुजी अपने काम में सफल हो गए तो आपके लिए वो देवता तुल्य होंगे, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, सबको सहमति होके उनको एक बल प्रदान करना चाहिए, उनको जन बल प्रदान करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है सन 2001 में जब अजीत जोगी जी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ के, जब सप्रे मैदान रायपुर में जो एक मीटिंग हुआ था, हमारा जो जन बल जो इकट्ठा हुआ था कि SC से ST कन्वर्ट होगा, वो पेपर कट भी कई बार वायरल होते रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वैसा ही आंदोलन दोबारा करना पड़ेगा और जितनी भी समितियां हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, किसी भी रूप से पंजीत हो, उनका मुख्य उद्देश्य आप एक लाइन में लिख दीजिए कि हमको SC से ST कन्वर्ट होना है। इसके लिए कोई भी कार्य जो अटका हुआ है, जो कि एक पॉइंट पे अटका हुआ है, OP चौधरी विष्णुदेव साहब को लेटर लिखा जा चुका है रोहित गुरुजी के द्वारा, आप उसको बल प्रदान करिए, क्योंकि वो अंतिम पड़ाव में आप नई शुरुआत करेंगे तो फिर से वो सन 1982 से जो स्टार्ट हुआ है इस समिति के द्वारा, अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति 868 के द्वारा जो कार्य किया गया है, वो जो शुरुआत 1982 से हुआ है, वही शुरुआत आप अभी करना चाह रहे हैं। और वो संघर्ष को देख लीजिए, वो उस पड़ाव को देख लीजिए। मतलब केंद्र सरकार से भी लेटर आ रहा है, राज्य सरकार से भी बात हो रही है। मैं इसका ऑडियो भी आपको शेयर करूँगा। अभी आपका काम है इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाना, ताकि रोहित गुरुजी के संघर्ष को जाना जाए, उनके द्वारा जो परिणाम आए हैं, जो अंतिम पड़ाव में है। जहाँ तक मेरी ये बात, रोहित गुरुजी ने कहा कि अगर सही सब कुछ सही रहा, 3 से 4 साल में हम लोग SC से ST कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके द्वारा बहुत सारे शिक्षा और रोजगार के द्वार हमारे समाज के जो आने वाली जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए खुल जाएगा। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, आप कोई भी समिति, कोई भी संगठन चला रहे हों, उनके द्वारा किए गए कार्य को सपोर्ट करिए और उनका जो कार्य हो रहा है उसको प्रचारित करिए, संगठित होइए और एक ही लक्ष्य रखें। आप अपने समिति के अध्यक्ष बने रहिए, उपाध्यक्ष बने रहिए, आप किसी बैनर के नीचे मत जाइए, लेकिन आपका उद्देश्य एक रखिए, संगठित होकर एक ही दिशा में काम करिए। 100% 3 या 4 साल के अंदर हम लोग ST से ST कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा, और वीडियो में कुछ बातें छूट गई हैं उसको मैं अगले वीडियो में करूँगा। उसमें अगले वीडियो में मैं आपको रोहित गुरुजी के द्वारा जो पत्राचार हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, उसका एक ऑडियो होगा और उनके द्वारा बात किए गए जो प्रमाण हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। तो सबसे पहला आपका काम है इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है, एक आदमी तक पहुंचाइए, ताकि आप शिक्षित होइए, सही जगह अपना बुद्धि और बल का प्रयोग करें, ताकि आप जो सोच रहे हैं वो हो सके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय दुल्हा देव।